आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कविता कोसरिया है। मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय वीरगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक एमए फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है और 16वां पेपर है। इस पेपर का नाम है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो इसके यूनिट 1 का जो चैप्टर है प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद, इसके अंतर्गत हम मीड के विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद समाज को स्थायी स्वरूप के रूप में देखने की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार समाज गतिशील है। समाज को निर्मित करने वाली सामाजिक क्रियाएं और भूमिकाएं सिर्फ यही बदलती रहती है। इसलिए समाज का अध्ययन संरचनावादी दृष्टिकोण से ना करके प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से करना यथार्थ के ज़्यादा नज़दीक होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे से अंतःक्रिया करता है। प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रियाएं संभव नहीं है। प्रतीक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा है। भाषा सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है एवं स्वयं उससे प्रभावित होता है। इसलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। अब हम देखते हैं कि प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद का प्रारंभ कैसे हुआ है। तो प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने किया, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत G.H. मीड से मानी जाती है। मीड ने विलियम जेम्स, जॉन डेवे, C.H. कुले के विचारों को समन्वित कर प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया। मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रिया के लिए संचार को आधार माना है। मीड के अनुसार समाज का आधार जो है वो प्रतीक है। इन प्रतीकों को हम दिन प्रतिदिन के जो सूक्ष्म अंतःक्रिया होती है उसके अनुभव द्वारा जो है हम सीखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और जो हमारे आसपास की दुनिया में इसके बारे में हमारी समझ विकसित करता है। मीड के अनुसार सोचना एक प्रकार का आंतरिक वार्तालाप है। मतलब हम जब भी कोई चीज़ सोचते हैं तो हम अंदर ही अंदर अपने आप से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। इस आंतरिक वार्तालाप को मीड मन कहते हैं। तो मन की अवधारणा को मीड एक प्रक्रिया मानते हैं। सोचने की क्षमता व्यक्ति में सर्वप्रथम कैसे विकसित हुई, इसके लिए मीड कहते हैं कि मन एक चयन करने की प्रक्रिया से विकसित होता है, जिसके अंतर्गत एक बच्चा संकेतों या प्रतीकों को ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रतीक जो है वो चलते रहते हैं। तो इन प्रतीकों से इन विचारों में से हम किसी एक का जब चयन करते हैं और उसका जो है स्पष्टीकरण करते हैं या हम बाहर उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो यही जो प्रतिक्रिया होती है वो दूसरे व्यक्ति से जो है वो हमारी अंतःक्रिया को जो है वो प्रभावित करती है। तो जो संकेत या प्रतीक जो है वो सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं उनका साझा अर्थ होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है अपने दांतों को पीसता है, आँखों को जो है वो घूर के देखता है, तो किसी भी स्थिति में अगर ऐसे व्यक्ति को हम देखेंगे तो हमको स्पष्ट में समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इस प्रकार जो है बच्चे और इसके पर्यावरण ये दोनों के लिए जो है ये संकेत होते हैं वो एक समान होते हैं। बच्चा इन्हीं संकेतों को बार बार अपने जीवन में अपने आसपास होता देखता है और उनसे वो सीखता रहता है और इसी सीख की प्रक्रिया के कारण जो है वो अपनी भूमिकाओं या दूसरों की भूमिकाओं का काल्पनिक क्रिया करता है। मीड के अनुसार यही मन है। संकेत या प्रतीक केवल नवजात शिशु के लिए ही उपयोगी हो ऐसा नहीं है। मनुष्य की जो संपूर्ण अंतःक्रियाएं होती हैं उसमें प्रतीकों की जो भूमिका बहुत ज़्यादा निर्णायक होती है। प्रतीक के जो दृष्टांत होते हैं
वो हमारे चारों ओर फैले हुए होते हैं। मतलब हमारे चारों ओर ऐसे वातावरण होते हैं या ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रतीक, एक सिंबल या एक संकेत देती हैं, जिसे जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो एक शक्तिशाली प्रतीक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से जब भी हमको एक प्रतीक मिलता है, एक संकेत मिलता है, तो व्यक्ति अगर जितनी ज़्यादा भाषा जानता है उतना ही उसकी जो अंतर क्रियाएँ हैं वो सफल होती हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि चित्र चित्र जो है वो भी एक प्रतीक है। जो काम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे समय तक किसी से वार्तालाप करते हैं या घंटों भाषण देते हैं, तब भी हम सामने वालों को अपनी भावनाओं को बता नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक चित्र जो है, ये जो घंटों की भाषण वो काम नहीं कर पाते, वो एक चित्र कर देता है। चित्र की भी लाखों जुबान होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्टून, एक सामान्य सा कार्टून जो है वो भी समाज में हलचल पैदा कर देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नृत्य कला है वो भी एक प्रतीक है। इसमें हाव भाव होते हैं जो मनुष्यों के मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। इसी के माध्यम से जो है हम देखते हैं कि वेशभूषा भी एक प्रतीक है। जब किसी प्रांत या राज्य के व्यक्ति को हम किसी विशिष्ट वेशभूषा में देखते हैं तो हमें उसकी जाति, बिरादरी या वो किस राज्य से आया है उसका पता चल जाता है। दूल्हा और दुल्हन, उनकी भी एक पोशाक होती है। हम अगर इस पोशाक में किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनकी शादी होने वाली है। तो हर समाज में अगर हम देखते हैं तो दुख और शोक जो है उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष जो है वो पोशाक होती है। अगर किसी महिला को हम देखते हैं कि वो काली साड़ी पहनी है या सफ़ेद साड़ी पहनी है, तो हम समझ जाते हैं कि इसके परिवार में कोई ना कोई दुखद घटना घटी है। इसी प्रकार अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसका सिर मुंडाया हुआ है, तो हम ये कल्पना कर देते हैं कि हाँ, इसके घर में कोई अप्रिय घटना घटी है जिसके कारण इसने अपने बाल को मुड़ा लिया है। तो इस प्रकार कहना चाहिए कि समाज की जो संपूर्ण अंतर क्रियाएँ होती हैं वो प्रतीकों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को पाती हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का स्व या सेल्फ पर आधारित प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 4 मुख्य अवधारणाओं के आधार पर किया है, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। तो इसमें पहला है स्व या सेल्फ, दूसरा है स्व अंतःक्रिया, सेल्फ इंटरेक्शन, तीसरा है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, चौथा है प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्व या सेल्फ। तो मीड ने स्व की अवधारणा को प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया है। स्व जो है वो मनुष्य के भीतर होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम स्व का जो अर्थ है आत्मा से ले लेते हैं। जैसे हम प्रतिदिन में कई बार कहते हैं कि इस काम को करने में हमारी आत्मा नहीं मानती, या हम कई बार किसी को कहते हैं कि अपनी आत्मा को साक्षी मानकर कहिए कि आप सही कह रहे हैं, या अपने विचार रखिए अपनी आत्मा को साक्षी मानकर। तो यह सब बात जो है इस बात को दर्शाता है कि आत्मा निरंतर है, ये कभी नष्ट नहीं होता और सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमारी आत्मा जो है वो हमको कहीं ना कहीं निर्देशित करती है, हमको मार्ग दिखाती है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तब भी हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में वो बात चल रही होती है कि हमने कुछ गलत किया है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो स्व है हमको एक रास्ता दिखाती है। इसी आत्मा को फेर बदल करके साथ जो है मनोवैज्ञानिक पदावली में मीड स्व कहते हैं। यह स्व जो है वो बच्चे के जन्म लेने के बाद अपने विशुद्ध अवस्था में होता है। यह केवल सहज वृत्ति और आवेश से भरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि नवजात अगर कोई शिशु है, कोई बच्चा है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है या उसको अगर सुई चुभौ दी जाती है तो वो बच्चा रोने लगता है। लेकिन इसी शिशु को जब उसकी माँ का दूध पिला दिया जाता है तो वो रोना बंद कर देता है। स्व का यह प्राकृतिक रूप है। जब यह स्व विकसित हो जाता है तब बच्चा समझने लगता है कि रोने पर उसकी देखभाल होती है, तब वो अपनी सुविधा के लिए रोने लगता है, या उसे लगता है कि उसकी माँ की ज़रूरत है या उसे अपनी माँ को बुलाना है, तो वह बिना कारण के भी रोने लगता है। तो स्व के विकास की यह प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद स्व का जब पर्याप्त सामाजिकरण हो जाता है तो वो अपने आप को आस पड़ोस, गांव, शहर, बिरादरी, शिक्षा, दीक्षा में भी समझने लगता है।
मीट की स्व की अवधारणा बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण है। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्व जो है वो बराबर सृजनात्मक और क्रियाशील होता है। मतलब जो है मन जो है वो कभी शांत नहीं होता, मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं, कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो स्व के पास आती हैं। स्व इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है, स्व बाहरी दुनिया को देखता है। अब जो बाहरी दुनिया है के विचार जो इसके पास आए हैं और जो स्व है, इन दोनों के बीच में अंतःक्रियाएं होती हैं। समाज के जो मूल्य होते हैं, मानक होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, वह और स्व दोनों में अंतःक्रियाएं चलती हैं। दोनों में कुछ आदान प्रदान होता है। स्व मूल्य जो समाज के मूल्य, मानक आदि का निर्वाचन करता है, विश्लेषण करता है और इस तरह या तो इन मानकों मूल्यों को अस्वीकार कर देता है या आंशिक रूप से स्वीकार करता है और यदि संभव हो पाया तो पूर्णतः स्वीकार कर लेता है। अतः स्व और समाज के जो मूल्य, मानक, भूमिका, परिस्थिति दोनों के बीच जो बराबर अंतःक्रिया जो है वो चलती रहती है। स्व इन विचारों को देखता है, सुनता है, कुछ अपनाता है, कुछ छोड़ देता है। मीड ने स्व को दो अवस्थाओं में देखा है। पहली अवस्था मैं की अवस्था होती है। इसमें अपने मूलभूत आवेश होते हैं। इस मूलभूत आवेशों का समाज से कोई सरोकार नहीं होता। ये स्व मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। तो जो नवजात शिशु रहता है उसका स्व जो है पहली अवस्था मैं में होता है। अगर हम कई बार देखते हैं कि घर में कोई अप्रिय घटना हो जाती है या कुछ दुखद समाचार प्राप्त होता है तो घर के अगर सभी सदस्य रोध हो रहे हैं लेकिन तब भी नवजात शिशु को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो हंसता रहता है। तो इस मैं की अवस्था में स्व के लिए समाज की जो वस्तुएं हैं वो बेमतलब की होती हैं। स्व की दूसरी अवस्था है मेरा या मी या मुझे की अवस्था। इस अवस्था में दूसरों के प्रति स्व की अभी जो वृत्तियां होती हैं वो संगठित हो जाती हैं। मेरी अवस्था में स्व दूसरों से सीखता है, दूसरों की वस्तुओं, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं आदि को मेरी या मी बना लेता है। इस अवस्था में दूसरों की अभिवृत्तियां और मनोभाव स्व के अपने हो जाते हैं। अब दूसरे के प्रभाव से व्यक्ति में चेतना आ जाती है। बच्चा समझने लगता है कि उसे समय पर सो जाना है क्योंकि अगले सुबह उसे विद्यालय जाना है। अब इस तरह के स्व जब मेरा बन जाता है तो वह समाज के मानक और मूल्यों को अपना समझने लगता है, समाज के ज़्यादा निकट आते जाता है। उसके पश्चात दूसरा है स्व अंतःक्रिया, सेल्फ इंटरेक्शन। जब बाहरी समाज के मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति स्व की दुनिया में पहुंचते हैं तब स्व और बाहरी जो दुनिया है उनके बीच में अंतःक्रियाएं चलती हैं। एक विवाद चलता है, बहस होती है और इस विवाद में स्व अपने तर्क देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक बच्चा जो है जब रोता रहता है, उसे दूध पीना रहता है, तो वो उसका जो स्व है वो उसे कहता है कि अगर उसे दूध नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। लेकिन बाहरी दुनिया की भूमिकाएं कहती हैं कि नहीं, अभी आपकी माता बीमार है, वो बीमारी के कारण दूध पिलाने में असमर्थ हैं। तो कुछ इस तरह के तर्क वितर्क स्व और बाहरी दुनिया के बीच बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी होते रहते हैं। हमारे भी अंतर्मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। उन विचारों की जो है प्रतिक्रिया या उस विचार के विपरीत विचार भी हमारे मन में चलते रहते हैं और उन दोनों विचारों में से एक विचार का हम चुनाव करते हैं। मीट का कहना है कि संचार की प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूमिका को स्वयं पर ओढ़ लेता है और इस तरह स्व की समाज के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं। इसी अंतःक्रिया की प्रक्रिया में जब अपने आप प्रतीकों की सूची जो है उसका आकार बढ़ता रह जाता है, इस प्रकार दूसरे लोगों के अनुभव से भी जो है वो स्व जो है वो अपने अनुभवों का जो खजाना है वो बढ़ाता रहता है। वास्तव में स्व और समाज के बीच बातचीत जो है वो बराबर चलती रहती है। तीसरा है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। मीट ने कई विधियों जैसे नकल, नाटक व खेल कूद के माध्यम से स्व के विकास को समझाया है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा खेल कूद की पूर्व अवस्था में होता है।
इस अवस्था में सभी गतिविधियां बच्चे के लिए अर्थहीन होती हैं। जब लोग प्रतीकों के द्वारा अंतःक्रियाएं करते हैं तो बच्चा इन अंतःक्रियाओं का अर्थ नहीं समझता। इसके बाद की अवस्था में जब वो आता है तब प्रतीकों को धीरे धीरे समझने लगता है, भाषा का मतलब जानने लगता है। इस अवस्था में आकर बच्चा दूसरों की भूमिकाओं की नकल करने लगता है। खेल खेल में वह अध्यापक बनता है। हम सब अपने घर में या आसपास ये उदाहरण देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो खेल खेल में ही टीचर बनते हैं या डॉक्टर डॉक्टर जैसे खेल खेलते हैं। गुड़िया गुड्डी गुड्डे की माता पिता बन उनकी देखभाल करते हैं। तो इन खेलों के पीछे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति दूसरों की भूमिकाओं को निभाना सीखता जाता है। इस खेल में एक साथ कई खिलाड़ी होते हैं। इन विभिन्न खिलाड़ियों की भूमिकाओं को भी बच्चा अपनाने लगता है। जैसे जैसे बच्चा अपने विकास की अगली अवस्थाओं में पहुंचता है, भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने लगती है। प्रतीकों की सूची भी बड़ी हो जाती है। उसके खजाने में विभिन्न शारीरिक हाव भावों का विस्तार होता है। आगे चलकर व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उसके मानक मूल्य भूमिकाएं और परिस्थितियों को अपनाने लगता है। स्व के विकास की कहानी वस्तुतः मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत का मूल आधार है। चौथा है प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग। मीड के अनुसार प्रतीक का तात्पर्य संकेत है। जब हम दांत दबाकर, भौहें चढ़ाकर और मुट्ठी बांधकर दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से आक्रमण करने का संकेत है। मीड ने संकेत को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये वे तत्व हैं जिसका स्व ने आंतरिकरण कर लिया है और जो एक ही अर्थ के प्रतीक हैं। किसी विशेष संकेत का अर्थ समाज के सभी सदस्य एक समान लेते हैं। समाज के लोग जानते हैं कि आंखें लाल पीली करने का अर्थ क्रोध है, आंख फेर लेने का मतलब उपेक्षा है। प्रतीक एक तरह के संकेत हैं जो शारीरिक मुद्राओं में हो सकते हैं, हाव भाव में दिख सकते हैं, नाच गान और भाषा व साहित्य में परिलक्षित होते हैं। इनकी विशेषताएं यह है कि समाज के सभी सदस्य प्रतीक का एक या सामान्य अर्थ निकालते हैं। जब अर्थ समान हो जाता है तो संचार में खुलकर संकेत काम में आते हैं। सभी स्नेहपूर्ण और मृदुल शब्दों से परिचित हैं। सभी आक्रामक भाषा को जानते हैं। इसी कारण लोगों की संपूर्ण अंतःक्रियाएं जो है वो प्रतीकों के द्वारा होती हैं। प्रतीक हटा लीजिए, मनुष्य पत्थर की मूर्त बन जाएंगे। या ना उनमें कोई अर्थ होगा, ना कोई मनोभाव। हम वर्तमान समाज में या वर्तमान जनजीवन में भी प्रतीक के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमें से सभी जो है वो फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो आजकल जो है हम बहुत सारे प्रतीकों का, अगर हम खुशी है, हमको खुशी मिल रही है या हम किसी से खुश हैं तो उसके लिए अलग सिंबल है, दुख का अलग सिंबल है। या अगर किसी से प्रसन्न है या किसी की काम की तारीफ़ करना चाहते हैं तो हम उसको एक अंगूठे का सिंबल देते हैं। अगर इसी अंगूठे के सिंबल को हम नीचा उल्टा कर देते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम उसके कार्य से जो है वो प्रसन्न नहीं है या उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है प्रतीक अपने आप को जो है वो संकेत देते हैं, हमको बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हर संकेत का अपना अपना एक मतलब होता है और उस मतलब को सभी व्यक्ति जो है एक समान लगाते हैं। इसलिए जो है संकेत जो है वो अर्थपूर्ण हो पाते हैं। इस प्रकार अगर हम मीड के जो सिद्धांत को एक सार रूप में देखें तो मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत स्व और प्रतीक पर आधारित है। जब मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से प्रभावपूर्ण संचार संभव हो पाता है। लेकिन जब एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग निकाला जाता है या भाषा ही दूसरी हो जाती है तो सारी संचार प्रणाली गड़बड़ा जाती है। मीड ने प्रतीकों की संचार पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका बताया है। व्यक्ति के स्व का विकास दूसरों की भूमिका को अपना लेने से होता है। इस भूमिका द्वारा वह दूसरों की अभिव्यक्तियों, क्रियाओं को समझने लगता है। जब एक व्यक्ति दूसरे की भूमिका को अपनाना नहीं सीखता तब तक वह समाज के प्रतीकों, मूल्यों, मानकों आदि को नहीं समझ सकता।
मीट का यह सिद्धांत बहुत सामान्य लगता है, लेकिन जब इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था तब ये दूसरों के लिए अनुकरणीय बन गया था। अर्नोल्ड रॉस, जो अंतःक्रिया अध्ययन में जो है जाने माने विचारक हैं, दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि दूसरों की भूमिका को ग्रहण किए बिना प्रतीकों का विकास संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद के मीट के विचारों से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।